कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे डिसआर्मामेंट के बारे में, निशस्त्रीकरण के बारे में और वो अहम संधियाँ जैसे सीटीबीटी और एनपीटी के बारे में, जिसके थ्रू विश्व के अंदर जो हथियार हैं उनके प्रसार को रोकने की कोशिश की गई और दुनिया के अंदर शांति को कहीं ना कहीं स्थापित करने की एक स्थिर विश्व की परिकल्पना की गई इन संधियों के थ्रू। देखिए, डिसआर्मामेंट यानी निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है? निशस्त्रीकरण का मतलब ये होता है कि हथियारों को, ऐसे विध्वंसकारी हथियारों को जो दुनिया की स्थिरता एवं दुनिया की शांति के लिए एक बड़ा खतरा हो सकते हैं, जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस के लिए एक बड़ा खतरा हो सकते हैं, उनको अबॉलिश कर देना या उनका लिमिटेशन कर देना उनके नंबर्स को, ताकि विश्व के अंदर ये आर्म रेस जो होती है, जो हथियारों की दौड़ है, वो शांत हो सके तथा एक शांति का माहौल बने और एक लगातार जो कंपटीशन वर्ल्ड पावर्स के बीच में रहती है खुद की ताकत को इंक्रीज करने की, वो शांत हो। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में बात की थी कॉन्सेप्ट ऑफ पावर की। पावर में एक अहम पावर होती है हार्ड पावर यानी वो मिलिट्री पावर जिसका इस्तेमाल करते हुए, वो हथियारों की ताकत जिसका इस्तेमाल करते हुए जो राष्ट्र होते हैं वो खुद को विश्व के अंदर एक ताकतवर शक्ति के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन जब एक राष्ट्र अपनी ताकत को बढ़ाता है तो उससे एक कॉन्सेप्ट का जन्म होता है जिसको कहते हैं सिक्योरिटी डिलेमा। एक राष्ट्र अपनी ताकत को इसके लिए बढ़ाता है ताकि वो अपने आप को सेव कर सके दूसरे राष्ट्रों से, लेकिन उसकी बढ़ती हुई ताकत से दूसरे राष्ट्र भयभीत होकर अपनी ताकत को बढ़ाने लगते हैं, जिससे कि दुनिया में आर्म रेस को बढ़ावा मिलता है। आर्म रेस से क्या होता है कि जब सारे राष्ट्र दुनिया के इस तरह से अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आर्म रेस से क्या होता है, जब दुनिया के देश अपनी ताकत को बढ़ाते हैं तो जो दूसरे राष्ट्र खुद इनसिक्योर होते हैं, अपनी ताकत को भी बढ़ाने लगते हैं, जिससे दुनिया की स्थिरता में खतरा आता है। अगर आप बात करें प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उसमें आप देख सकते हैं जो जर्मनी का जो रीआर्मामेंट था, जैसे जर्मनी ने खुद के आपको दोबारा से सशस्त्रीकरण किया, उसने भी कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों को जन्म दिया था। तो डिसआर्मामेंट दुनिया में कहीं ना कहीं शांति को बढ़ाने का, शांति को, स्थिरता को बढ़ावा देने का एक तरीका होता है। डिसआर्मामेंट को अक्सर पूरे एलिमिनेशन के तौर पे ले लिया जाता है कि हथियारों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। नहीं, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे डिसआर्मामेंट की बात करते हैं तो टोटल डिसआर्मामेंट का मतलब कभी भी टोटल एबोलिशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आर्म एंड अम्यूनिशंस नहीं होता कि हर तरह के हथियारों का आप पूरी तरह से उनको खत्म कर दें। असल में डिसआर्मामेंट होता है जो ऐसे हथियार, जो विध्वंस वाले हथियार हैं, जिनसे दुनिया के लिए बड़ा खतरा, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स है, केमिकल वेपन्स है, बायो वेपन्स है, उन्हें खत्म करना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी होते हैं और कहीं ना कहीं दुनिया की शांति के लिए बड़ा खतरा होते हैं। इसका मेन मकसद दुनिया में पीस और स्टेबिलिटी को बढ़ाना होता है। अब मैं बात करूँ कि शुरुआती तौर पे अगर आप बात करें ऐसी संधियों जिनके थ्रू विश्व के अंदर डिसआर्मामेंट की बात की गई, तो वाशिंगटन नेवल ट्रीटी थी, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया की बड़ी ताकतें थी, इसमें जापान, ब्रिटेन, यूके, यूएसए, आपका रशिया शामिल थे, जिसमें ये फैसला किया गया कि जो नेवी की साइज़ है वो कितनी बड़ी होगी जिससे कि कंपटीशन ना बढ़े एक लेवल तक, मतलब एक पैरिटी लाने की कोशिश की गई थी वर्ल्ड पावर्स के बीच में उनकी नेवल ताकतों को लेकर। जिस तौर पे हम आज जानते हैं डिसआर्मामेंट को, बेसिकली वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का मतलब है दुनिया के अंदर से जो न्यूक्लियर वेपन्स उनकी तादाद को काबू करना या पूरी तरह से उनका एलिमिनेट कर देना, क्योंकि हम सब जानते हैं न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो उनकी तादाद को काबू करना ताकि विश्व के अंदर शांति और स्थिरता बढ़ी। जैसा कि हम जानते हैं 1945 में जब अमेरिका ने अगस्त 6 को लिटिल बॉय बॉम्ब हिरोशिमा में गिराया, जिसके अंदर तकरीबन 90,000 से 1.5 लाख मौतें हुई थी। वहीं 14 अगस्त के दिन जब नागासाकी पे बॉम्ब गिरता है, जिसमें तकरीबन 50,000 लोग मरते हैं, उसके बाद लोग न्यूक्लियर वेपन्स की विभीषिका को समझते हैं। देखिए, न्यूक्लियर वेपन ने अगर जापान के युद्ध को ख़त्म भी किया, तो न्यूक्लियर वेपन ने दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा भी पैदा किया, बिकॉज आज की तारीख में आप एक छोटे से बॉम्ब से, एक नॉर्मल बॉम्ब से, एक सिंगल बॉम्ब से लाखों लोगों को मार सकते हैं। तो इसने कहीं ना कहीं दुनिया में एक आर्म रेस को बढ़ावा दिया, बिकॉज जो दूसरे देश थे वो अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते थे। यूएस ने जब इनिशियली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो उसे लगा कि बिकॉज हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, कोई हमारी ताकत को चैलेंज नहीं करेगा और हम एक वर्ल्ड पावर के तौर पर उभर कर आएंगे। लेकिन इसने सिक्योरिटी डिलेमा को जन्म दिया। जो यूएसए का सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल राइवल था, दैट इज सोवियत यूनियन, उसको लगा कि आज की तारीख में बिकॉज यूएसए के पास न्यूक्लियर वेपन है तो कहीं ना कहीं हम पे फोर्स करेगा अपने व्यूज़ को। इसलिए उसके बाद सोवियत यूनियन ने फटाफट जो न्यूक्लियर डिटरेंस के तौर पे, न्यूक्लियर डिटरेंस क्या होता है? न्यूक्लियर डिटरेंस बेसिकली ये होता है कि अगर आप हम पे अटैक करोगे तो हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। बेसिकली ये इस्तेमाल किया जाता है दूसरे देश को डराने के लिए या एक खुद की ताकत को प्रेजेंट करने के लिए। तो अमेरिका के न्यूक्लियर डिटरेंस के तौर पे सोवियत यूनियन ने अपना फटाफट न्यूक्लियर वेपन बनाया, जिससे दुनिया में आर्म रेस बढ़ा और धीरे धीरे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन मतलब परमाणु प्रसार से मेरा मतलब ये है कि जो परमाणु टेक्नोलॉजी उसका फैलाव शुरू होता है, अलग अलग देश अपनी न्यूक्लियर ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जहाँ से दुनिया के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर ही न्यूक्लियर वेपन्स उभर कर आते हैं। यहाँ पे अमेरिका 1946 में बरूचा प्लान लेकर आता है, जिसके अंदर वो कहता है कि यूनिवर्सल बॉडी बनाई जाए यूएन के नीचे जो कंट्रोल करे न्यूक्लियर रेजिम को। लेकिन सोवियत यूनियन इसको सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज उसको लगता है बिकॉज यूएन के अंदर ज़्यादातर मेंबर उस समय प्रो यूएसए थे, तो ये जो रेजिम होगी ये कहीं ना कहीं यूएसए के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगी। न्यूक्लियर फॉल आउट इफेक्ट
लेकिन यहाँ से लोग ये भी समझना शुरू हो जाते हैं कि यही वो दौर है जब लोग न्यूक्लियर वेपन्स के प्रॉब्लम्स को भी समझना शुरू करते हैं। बिकॉज 1940s में जब ये होता है हिरोशिमा नागासाकी, उसके बाद उनको समझ में आता है कि अटैक का मतलब केवल अटैक नहीं होता, उस शहर पर प्रसार नहीं होता। जब न्यूक्लियर वेपन गिरता है तो उससे जो रेडिएशन निकलता है, न्यूक्लियर डस्ट निकलती है, कई 100 किलोमीटर दूर तक लोगों पर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। तो जिसके नतीजे में क्या होता है, एक एंटी न्यूक्लियर माहौल दुनिया के अंदर बनना शुरू होता है। जो कोल्ड वॉर हम लोगों ने जैसे पढ़ा जो 1940s के बाद 45 के बाद जो कोल्ड वॉर का राइज है, उसने न्यूक्लियर रेस को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पुश दिया। बिकॉज जो दोनों पावरें थी, दोनों कैंप्स की, एक तरफ यूएसए, एक तरफ आपका यूएसएसआर, ये अपने आप को स्टेबल करना चाहते थे। यूएसएसआर को खास करके ज़्यादा थ्रेट था जब यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया कि अगर हम अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाते तो कहीं ना कहीं ये हमारी पावर को स्टेगनेट करेगा या हमारे पावर पर नेगेटिव इंप्लीकेशन डालेगा। जिसके नतीजे में 1949 में सोवियत यूनियन अपना पहला बॉम्ब ब्लास्ट करता है। यूएसए 1952 में अपना पहला हाइड्रोजन ब्लास्ट करता है, हाइड्रोजन बॉम्ब का ब्लास्ट करता है। 1953 में यूएसएसआर हाइड्रोजन बॉम्ब बना लेता है। 1961 में यूएसए 61 मेगाटन का हाइड्रोजन बॉम्ब का ट्रायल करता है। यूएसएसआर, आप समझिए, जो हिरोशिमा में भी गिराया गया था बॉम्ब, वो इससे लगभग 10 गुना कम कैपेसिटी का था। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा लेवल का वो ट्रायल था। 1950s के अंदर मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाता है। मतलब मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जिसके थ्रू आप न्यूक्लियर पेलोड्स को ले जाके गिरा सकते हैं। तो आप देखें कि धीरे धीरे दुनिया के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है न्यूक्लियर वेपन से कहीं ना कहीं। और जैसे जैसे कोल्ड वॉर टेंस हो रही है, ये आर्म रेस और तेज़ी से आगे बढ़ती है। बैलिस्टिक मिसाइल्स और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनमें कैपेसिटी होती थी कि आप नॉर्थ अमेरिका में बैठ के आप एशिया को, यानी एशिया पे अटैक कर सकते हैं, यूरोप पे अटैक कर सकते हैं, सिमिलरली वाइस वर्सा। तो ये कहीं ना कहीं दुनिया के लिए एक मेजर खतरे के तौर पर उभर कर आता है। यूएसएसआर 1957 में स्पुतनिक को लॉन्च करता है। 1958 में यूएस एक्सप्लोरर सैटेलाइट को लॉन्च करता है। तो याद रखिए, अगर सैटेलाइट यू जा सकता है तो यू भी जा सकता है। तो मीन्स ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स थे इन फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इसने भी कहीं ना कहीं एक आर्म रेस और स्पेस रेस को बढ़ावा दिया। 1960s तक दोनों कंट्रीज़ के पास ट्रायड कैपेसिटी आ सकती थी। ट्रायड क्या होता है? न्यूक्लियर ट्रायड ये होता है कि आप ज़मीन से, हवा से और समुद्र से न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर सकें। जैसे इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्रायड है। कैसे? जो हमारी अंडरग्राउंड, जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन है अरिहंत, वो समुद्र से लॉन्च कर सकती है। हमारा जो मिराज है वो हवा से लॉन्च कर सकता है। और ज़मीन से जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, पृथ्वी वगैरह, ये न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करती है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड। यहीं से 1964 में अगर बात करें तो जो 1940s में पहली दफ़ा न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, 45 से 64 तक आता है सिचुएशन जब कोल्ड वॉर हाइट्स पे है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो चुका है। तो उस समय तक यूएसएसआर के पास तकरीबन 4000 मेगाटन की कैपेसिटी थी, मेगाटन की न्यूक्लियर कैपेसिटी थी पेलोड की। और वहीं यूएसएसआर की 8200 मेगाटन की थी। यूएसएसआर के पास तकरीबन 10,000 पेलोड था, मतलब जो पेलोड थे, जो आप कह सकते हैं जो मतलब न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल थे वो थे। और यूएसए के पास तकरीबन 11,000, और दुनिया को ख़त्म करने के लिए बहुत काफ़ी हैं। यहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है मैड का। मैड यानी म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसका मतलब ये होता है कि 1960 तक दोनों के पास वो कैपेसिटी आ चुकी थी कि अगर युद्ध होता है तो पूरी तरह से दुनिया का तबाही होगी। म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि भाई अगर लड़ाई होगी तो हम तो जाएंगे इससे ना, आप भी हमारे साथ जाएंगे, यानी दोनों देशों की पूर्णतः तबाही। तो ये कहीं ना कहीं मैड के बारे में अक्सर कहा जाता है कि न्यूक्लियर वॉर्स ने एक चीज़ को बड़ा बढ़ावा दिया कि इसने कोल्ड वॉर में कभी दोनों ताकतों को आमने सामने नहीं आने दिया। बिकॉज ये जो कंटिन्यूस डर दोनों देशों की ताकतों के दिमाग में था कि अगर न्यूक्लियर वॉर होती है, न्यूक्लियर फॉल आउट होता है, तो उसके नतीजे में दोनों देश नहीं बच पाएंगे। तो इसने कहीं ना कहीं डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन को रोकते हुए कोल्ड वॉर का जो मेजर फोकस था वो फोकस किस पे रखा? वो फोकस रखा प्रॉक्सी वॉर्स के ऊपर। वो फोकस मेन रहा एक तरह से एस्पिनाजेस के ऊपर, एक इकोनॉमिकल वॉरफेयर के ऊपर, आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर के ऊपर। दोनों ताकतों ने कभी भी एक दूसरे पर डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन नहीं हुआ। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो 1962 में हुई थी, इसने दुनिया को कहीं ना कहीं एक दराहे पे लाके खड़ा किया, जिससे लोग एक चीज़ समझ गए कि भाई वाकई में जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, आपको पता होगा कि 1962 में सोवियत यूनियन ने क्यूबा के अंदर अपने मिसाइल बेसेस बनाए। जब इस चीज़ का यूएसए को पता चला, उसने क्यूबा का चारों तरफ से घेराव कर दिया, उसके चारों तरफ एक सर्कल बना दिया कि इसके अंदर कोई अगर शिप घुसेगा तो उस पर अटैक किया जाएगा। क्यूबा का जो ब्लॉकेट था उस समय सिचुएशन इतनी टेंस हो गई, कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन लिटरली न्यूक्लियर अटैक का प्लान कर रहा था क्यूबा के ऊपर। लेकिन जब निकिता क्रुश्चेव को इस बारे में पता चला, वो समझे, लीडर्स समझे कि अगर भाई ये हुआ तो एक प्रॉपर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। तो इसके बाद से दितांते की प्रोसेस शुरू हुई, जिसमें कोल्ड वॉर को भी थोड़ा ठंडा किया जाने की कोशिश की जाती है, साथ के साथ न्यूक्लियर रिजीम को दुनिया के कहने की रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है। जैसे हम बात करें दुनिया की, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन 1950 से शुरू हो जाता है, जब सोवियत यूनियन 1949 में अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है। यूके 1952 में अपना बॉम्ब बना लेता है, फ्रांस 1960s में बना लेता है, चाइना 1964 में बना लेता है।
चाइना ने क्यों बनाया, अभी आप समझें। यूएसए ने बनाया था जापान को हराने के लिए और अपनी ताकत को स्टैब्लिश करने के लिए। यूएसएसआर ने इसलिए बनाया बिकॉज उसको अमेरिका की बढ़ती हुई ताकत को काउंटर करना था। फ्रांस और ब्रिटेन ने खुद को यूरोप में सेफगार्ड करने के लिए अगेंस्ट सोवियत इन्वेजन न्यूक्लियर वेपन बनाए। और चाइना ने इसलिए बनाया बिकॉज 1964 तक साइनो सोवियत स्प्लिट हो चुका था। दैट इज सोवियत यूनियन और चाइना के बीच के रिश्ते खराब हो चुके थे। इस चीज को लेकर कि रियल कम्युनिज्म क्या है, दुनिया में कम्युनिज्म को लीड कौन करेगा, जिसके नतीजे में ये होता है 1964 में चाइना एक न्यूक्लियर वेपन खुद का बनाता है ताकि वो कहीं ना कहीं खुद को सेफ गार्ड कर सके फ्रॉम द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत यूनियन या ग्रोइंग थ्रेट ऑफ सोवियत यूनियन। 1970s में जो देतांते का दौर है, इसमें कहीं ना कहीं टेंशन को कम करने की कोशिश की जाती है, न्यूक्लियर वेपन्स को दुनिया के अंदर रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है। 1963 में यूएसए, यूके और यूएसएसआर प्लस 160 कंट्रीज दुनिया की तकरीबन 163 टू बी प्रिसाइज लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटीज करती है, जिसमें यह फैसला लिया जाता है तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एटमॉस्फेयर में यानी खुले हवा में, आउटर स्पेस में, मतलब ऑब्वियसली स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर, और जो ज़मीन जो पानी है इस पर टेस्टिंग नहीं की जाएगी जिससे रेडिएशन ना फैले, लेकिन अंडरग्राउंड टेस्टिंग्स अलाउड रहती हैं। इसके बाद सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 ट्रीटीज़ होती हैं। 91 में स्टार्ट ट्रीटी होती है। ये सॉल्ट ट्रीटीज़ क्या है? सॉल्ट ट्रीटीज़ मतलब स्ट्रेटेजिक्स आर्म लिमिटेशन टॉक्स। इसके तहत सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 में ये वैसे सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 जो हुए, इसमें सॉल्ट 2 फेल हो गया था बिकॉज सोवियत यूनियन ने सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान का इन्वेजन कर दिया था। लेकिन 1969 में जब ये ट्रीटी होती है, इसकी टॉक शुरू होती है 1972 में, निक्सन और ब्रेजिल इसको साइन करते हैं मेक्सिको में। इसका जो मकसद था वो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको 100 में उनको लिमिटेड कर देना। जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये कि आप अमेरिका में बैठ के आप यूरोप पर अटैक कर सकते हो। लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स के नंबर को 100 तक, केवल 100 प्रोजेक्टाइल्स का सेट आप 100 केवल वो रखेंगे अपने पास, लिमिटेड नंबर करेंगे ताकि थ्रेट कम हो। ये दुनिया में जो ये आर्म रेस है वो कम हो, ये दोनों कंट्रीज डिसाइड करती हैं। इससे स्ट्रेटेजिक्स आर्म रिडक्शन ट्रीटी की ओर आदमी बनता है जो स्टार्ट 191 में होती है, स्टार्ट 293 में होती है। हालांकि वो रेक्टिफाई नहीं कर पाता है अमेरिका का कांग्रेस। फाइनली 2011 में रशिया और इसको सोवियत यूनियन खत्म हो जाता है, रशिया और यूएसए के बीच में स्टार्ट 3 ट्रीटी साइन होती है। स्टार्ट ट्रीटी का मकसद क्या था? इसने डिसाइड किया कि नंबर्स आपके पास कितने रहेंगे ऐसे वेपन्स के जो न्यूक्लियर कैपेबल होंगे, जैसे कि मिसाइल और बॉम्बर्स दोनों कंट्रीज़ के पास 700 होंगे, डिप्लॉयबल वॉरहेड 1500 होंगे, और जो डिप्लॉयबल लॉन्चर्स हैं जिनसे आप मिसाइल लॉन्च करेंगे वो 800 रहेंगे। लेकिन भाई दुनिया को दबा करने के लिए काफ़ी हैं। यहाँ से एक चीज़ निकल कर आती है इन टॉक्स में से जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन क्या होता है? ये वो थ्रेड है न्यूक्लियर, ये वो स्प्रेड है न्यूक्लियर वेपन्स का जो एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज के बीच में होता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का या उन फिजिबल आइटम्स का। फिजिबल आइटम मतलब इनरिच्ड यूरेनियम, प्लूटोनियम, जिनके थ्रू वेपन्स बनाए जा सकते हैं, उनका फैलाव, उसका प्रसार एक दूसरे से। तो ये जो परमाणु प्रसार है ये कहीं ना कहीं दुनिया को एक खतरे की ओर लेके जाता है, बिकॉज नए नए देश ही अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपना न्यूक्लियर अपना कह सकते हैं कैपेबिलिटी जब वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उस दुनिया में ये खतरा आगे की ओर बढ़ता है। इसके अंदर केवल वेपन्स ही नहीं आएंगे, सो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी आएगी जिसके थ्रू न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं। साथ में वो मटेरियल भी आएगा जिसके थ्रू न्यूक्लियर वेपन्स में जो मटेरियल लगते हैं कंट्रीज़ जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसी को रोकने के लिए एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लेकर आई गई, जिसके थ्रू ये फैसला लिया गया कि जो दुनिया की वो ताकत है जिन्होंने 1956 तक हथियार बना लिए थे, उनके पास दोबारा 1964 तक जिन्होंने हथियार बना रहे थे उनके सिवाय किसी और के पास नए हथियार ना जाएं, कहीं ना कहीं आप रजीम को रिस्ट्रिक्ट कर दें। तो यहाँ से एनपीटी ट्रीटी निकलती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इंडिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं, फॉर एन एग्जांपल हम पहले एनपीटी को डिस्कस करते हैं। 1968 में एनपीटी को साइन किया, यूएन ने ओपन किया था साइन करने के लिए। 190 देश इसको साइन कर चुके हैं, जिसका जो मेन एम है वो फिजिबल मटेरियल के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करना और उसको कंट्रोल करना, और साथ में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के फ्लो को कंट्रोल करना और रिस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है। 1953 में आइजनहावर एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, इसको एटम ऑफ पीस कॉन्सेप्ट कहा गया था, जिसके तहत अमेरिका ने जो नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं उनको ये ऑप्शन दिया था कि अगर आप वेपन्स की ओर ना जाते हो, केवल पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करना चाहते हैं फॉर मेडिसिनल पर्पस और फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पस, तो वी आर गोइंग टू हेल्प फॉर इट। लेकिन इसमें एक बड़ा डिलेमा रहा, आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उनको दे रहे हैं फॉर पीसफुल पर्पसेस, बट आपको क्या पता सामने वाली कंट्री उसका पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करेगी, हथियार के लिए यूज़ करेगी। फॉर एन एग्जाम्पल के लोग ये कहते हैं जो इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा हमें मिला था उस समय यूएसए से, हमने वहीं से न्यूक्लियर मटेरियल को इनरिच करके हमारा जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था उसमें इस्तेमाल किया था। तो कहीं ना कहीं एटम ऑफ पीस का जो प्रोजेक्ट है ये भी दुनिया में कई कंट्रीज़ में, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, उसमें प्लोरिफिकेशन का एक तरीका बना। 1957 में IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो हमारा है उसका इस्टेब्लिशमेंट होता है, और इसका जो मैंडेट है उसका मैंडेट है दुनिया के अंदर पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देना, साथ के साथ ये इंश्योर करना कि प्लोरिफिकेशन कम से कम हो और जो नॉन न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं आम केस में उनके पास न्यूक्लियर हथियार ना आ पाएँ।
आईएई का जो मिशन है वो पहली बात प्रोलिफरेशन को इन्फोर्स करवाना, नॉन प्रोलिफरेशन को, कि किसी कंट्री के पास वो टेक्नोलॉजी ना जाए जिससे वो बॉम्ब बना सके। साथ के साथ पीसफुल पर्पसेस के लिए कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाना है। तो दो धारी तलवार है, आप एक तरफ हथियार बनाने से रोक रहे हैं, वहीं आप दूसरी तरफ पीसफुल पर्पसेस के लिए इस टेक्नोलॉजी के बढ़ावे को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अच्छा, प्रोलिफरेशन का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। AQ खान जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के फादर कहे जाते हैं, उन्हें किस तरह से मिड 2000 के अंदर पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पैसों के लिए नॉर्थ कोरिया को दी थी, जिसके थ्रू नॉर्थ कोरिया ने अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया। ये प्रोलिफरेशन कहलाता है। NPT के 3 पिलर्स हैं बेसिकली नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के। नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्वियसली परमाणु अप्रसार, दूसरा डिसआर्मामेंट ताकि हथियारों की तादाद कम हो, और तीसरा पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया जो है वो इसको साइन नहीं करती, ना इसे पाकिस्तान ने साइन किया है। नॉर्थ कोरिया इसका मेंबर था, वो बाद में हट चुका है, सेम ईरान के केस में, इसराइल ने नहीं है। ये क्या है, ये कंट्रीज ये कहती हैं NPT के अगेंस्ट में कि ये डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है। आप ये कहते हैं कि 1960s तक जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए, दैट इज USA, USSR, बाद में रशिया नहीं जो बना, UK, फ्रांस और चाइना, इनके सिवाय किसी और के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना जाए, बिकॉज ये रैशनल पावर्स हैं, ये दुनिया में पीस रख लेंगे, आप नहीं रख सकते। इंडिया कहता है ऐसा क्यों भाई, अगर आपको डिसआर्मामेंट करना है, नेहरू ने जैसे कि कहा था 1950s में कि इंडिया पूरी तरह से सपोर्ट करता है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का, बट उसी केस में जब सारी ताकतें अपने हथियारों को छोड़ दें। लेकिन अगर सारी ताकतें अपने हथियारों को नहीं छोड़ती तो हिंदुस्तान के पास पूरा हक है कि वो अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके। अब बात यहाँ ये उठती है कि इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाए थे चाइना के 1962 की डिफीट के बाद एक डिटरेंट के तौर पर। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आप हमसे कहते हैं कि हम हमारे हथियार छोड़ दें, लेकिन वर्ल्ड पावर से नहीं कह रहे आप हथियार छोड़। तो इंडिया जैसी कंट्रीज का इसमें ये लॉजिक है NPT ट्रीटी के अगेंस्ट की डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है। आप एक तरफ नॉन प्रोलिफरेशन की बातें कर रहे हैं, बट जो न्यूक्लियर रिजीम ऑलरेडी सेट डाउन हो चुका है, जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है, आप उनको एलीट क्लब में क्यों रख रहे हैं? अगर प्रोलिफरेशन करना है, नॉन प्रोलिफरेशन करना है, तो पूरी तरह से डिसआर्मामेंट की ओर जाए। इसलिए इंडिया इसको साइन नहीं करता है। इंडिया इसी कारण आप देखेंगे जब इंडिया ने अपना पहला पीसफुल ब्लास्ट किया इंदिरा गांधी रिजीम के वक्त में 1970s में, उस समय काफ़ी सारे लोगों ने मतलब आप कह सकते हैं कि जो इंडिया है उसको एक रॉक पावर के तौर पे कहा, और ये कहा कि भाई जो इंडिया है ये मतलब एक रिस्पॉन्सिबल पावर नहीं है, बिकॉज हम सीरियस नहीं है नॉन प्रोलिफरेशन को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं, 1974 में जो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया उसमें हमने कहा था हमने पीसफुल पर्पसेस के लिए किया है, लेकिन आप सब जानते हैं कि वो पीसफुल ऑब्वियसली न्यूक्लियर वेपन ही बन रहा था, उससे पीसी आता है बिकॉज न्यूक्लियर डिटरेंट होता है और हमारा खतरा कम होता है दूसरे देशों से। तो 1974 के बाद इंडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, और जब हम सेकंड ब्लास्ट करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में 1999 में, उसके बाद अमेरिका हम पे काफ़ी सारे बैन्स लगाता है, हमें एज अ एग्रेसर कंट्री पोर्ट्रे किया जाता है। ये कहा जाता है कि इंडिया दुनिया के लिए खतरा है प्रोलिफरेशन के लिए, कई कंट्रीज हम पे बैन लगाते हैं। लेकिन वो दौर ऐसा था कि जब इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी बूम कर रही थी, इसलिए ज़्यादातर देशों ने उन बैन्स को इतने सीरियसली नहीं लिया, और हमारी इकोनॉमी पर तो नेगेटिव इंपैक्ट उन बैन्स का नहीं पड़ा। और सिमिलरली आप देखेंगे बाद में धीरे धीरे अमेरिका, बिकॉज वो इंडिया को यूज़ करना चाहता था टू काउंटर चाइना, वो इंडिया को वापस अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है। फाइनली इसका नतीजा निकल कर आता है 2008 में, जब 2006 में जब इंडिया और USA न्यूक्लियर डील हाइड एक्ट पास होता है अमेरिकन कांग्रेस, और 2008 में जब इंडियन पार्लियामेंट से पास होगी जो न्यूक्लियर डील होती है, इसके तहत USA इंडिया के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने की बात करता है। अब देखिए यहाँ सवाल ये उठता है, इंडिया ने NPT साइन नहीं की है, इंडिया ने CTBT भी साइन नहीं की। CTBT 1996 में साइन होती है, जिसके तहत इवन अपर एटमॉस्फेयर में भी न्यूक्लियर टेस्ट को बैन कर दिया जाता है। लेकिन इसके अंदर सिमुलेशन वाले जो बैन से वो अलाउड है, मतलब आप कंप्यूटर सिमुलेशन के थ्रू, आप डाटा एंट्री के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि कितनी कैपेसिटी और कितना डिस्ट्रक्शन कैपेसिटी होगा इस चीज़ का। इंडिया इसके भी अगेंस्ट है, बिकॉज इंडिया कहता है कि इसके थ्रू वो कंट्री जो भी अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है फॉर पीसफुल पर्पसेस, वो कैसे टेस्टिंग करेंगे, बिकॉज उनके पास डाटा नहीं है, और वर्ल्ड पावर्स को कभी उन्हें डाटा देंगे नहीं टेस्टिंग का। खैर 2008 के आते एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू होता है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में कि USA इंडिया के साथ न्यूक्लियर डील करता है, बिकॉज ये वो दौर है जब इंडिया एक मेजर वर्ल्ड पावर की तरह उभरता है, और USA चाहता है कि वो इंडिया का इस्तेमाल करे चाइना को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन रीजन में, साउथ एशिया में। तो इंडिया की बढ़ती हुई एनर्जी नीड्स को देखते हुए USA इंडिया को ऑफर करते हैं सिविल न्यूक्लियर डील, जिसे इंडिया एक्सेप्ट करता है। फाइनली 2008 में वो डील साइन होती है। इसके तहत इंडिया IAEA के लिए अपने जो 22 रिएक्टर्स हैं उनमें से 14 रिएक्टर्स को सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर डिक्लेयर करते ओपन करता है, जिसके थ्रू वो आके वहाँ चेक कर सके, इंस्पेक्शन कर सके हम सिक्योरिटी पैरामीटर्स को पूरा करने की नहीं कर रही है। बड़े मेजर ब्रेक थ्रू था, बिकॉज CTBT और NPT को साइन ना करने के बावजूद भी दुनिया की जो ताकतें हैं, न्यूक्लियर ताकतें, अमेरिका और जो IAEA उसने एक्सेप्ट किया कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर बनने की ओर है, और इसलिए इंडिया के साथ डील किया जा सकता है, जिसके नतीजे में NSG ग्रुप्स ने जो हम पे बैन लगा रखे थे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के, वो हटाए। बाद में हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ डील हुई, बाद में हमारी रशिया के साथ डील हुई अपकमिंग ईयर में 2012 तक, जिसके नतीजे में आज की तारीख में जो इंडिया है, इंडिया के अंदर तेज़ी से आप देखेंगे जो हमारा न्यूक्लियर कॉपरेशन है इन फील्ड ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जैसे रशिया इस समय कुंडकोलम के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने में हमारी मदद कर रहा है। तो इससे कहीं ना कि इंडिया की
को दुनिया के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के तौर पे एक्सेप्ट भी किया गया। पाकिस्तान ने भी डिमांड की थी इसके बाद कि उसके साथ भी सेम ऐसे डील की जाए, बट पाकिस्तान का जो हिस्ट्री रहा साउथ कोरिया के नॉर्थ कोरिया के रिगार्ड में लेते हुए, तो इस नतीजे में पाकिस्तान के ऊपर से एनर्जी वेवर्स नहीं हटाए गए। साथ के साथ इस समय दुनिया में अगर आप देखें, सबको पता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर कैपेसिटी है, ईरान डेवलप कर रहा है जिसको लेकर उसके ऊपर लगातार बैन्स लगे हुए हैं, नॉर्थ कोरिया ऑब्वियसली डेवलप कर चुका है, तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो रहा है। साउथ अफ्रीका इकलौते ऐसी कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी, जब उसको लगा था अपार्थाइड रेजीम जब वहाँ थी और रंग भेद वाले से लगता था दुनिया उसके खिलाफ जा सकती है, उसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप की। लेकिन जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बनते तो 1993 के बाद वो अपनी विलिंगली वो इकलौती ऐसी कंट्री जिसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ख़त्म कर दिया। यहाँ आप समझें, इसके सिवा इंडिया, अगर आप बात करते हैं डिसआर्मामेंट की, तो 2008 में इंडिया ने इस न्यूक्लियर एक्ट को पास किया। साथ के साथ 2014 में ऑस्ट्रेलिया ने हमारे ऊपर से हमारे बैन हटाए और हमारा जो वेवर स्टेटस था वो हटा के एनएसजी में उसने एक्सेप्ट किया और हमें न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई करना शुरू किया। क्रिटिसिज्म जो है दोनों ट्रीटीज़ का, सीटीबीटी और एनपीटी का, वो यही कि डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है। यही उन ताकतों का जिनके पास ऑलरेडी से न्यूक्लियर ताकत रही है, एक एलीट क्लब क्रिएट करती है और कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है और ये देशों के बीच में भेदभाव करती है। तो ऑब्वियसली इसको लेके काफ़ी सारे सवाल हैं, इसी कारण इंडिया इसको साइन नहीं करता है। 2019 तक एक 168 कंट्रीज़ इसको साइन कर चुकी है और रेक्टिफाई कर चुकी हैं। 17 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनने इसको साइन किया पर रेक्टिफाई नहीं किया, और 5 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसने इसको दुनिया की जो 8 न्यूक्लियर ताकत है उनमें से 5 न्यूक्लियर ताकतें ने साइन कर चुकी। 3 कौन सी नहीं है? एक इंडिया, एक इजराइल, दूसरी कोरिया, जिन्होंने साइन नहीं किया है इसको। इंडिया, पाकिस्तान और कोरिया। इजराइल ऑफिशियली नहीं है ना, सॉरी। तो यहाँ से आता है, हिंदुस्तान के पास तकरीबन 150 न्यूक्लियर वेपन्स है, पाकिस्तान के पास 150 से 200 के बीच है। दोनों देशों के पास इतने ही कि दोनों को तबाह कर सकते हैं, इसलिए इसको न्यूक्लियर डिटरेंट कहते हैं, ताकि दोनों देशों के बीच डायरेक्ट युद्ध ना हो। कहीं ना कहीं डायरेक्ट युद्ध रोकने की कोशिश की है। हिंदुस्तान ने इसके सिवाय हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर है जो केमिकल वेपन्स के सप्लाई को एक दूसरी कंट्रीज पे बैन करने की बात करता है। हिंदुस्तान ने वासेनार एग्रीमेंट को साइन कर रखा है, जिसमें वो एक दूसरे जिसमें कंट्रीज़ अपने आर्म एक्सपोर्ट की डिटेल दूसरी कंट्रीज़ को प्रोवाइड करती हैं, वर्ल्ड को प्रोवाइड करती हैं, बताने के लिए हमने किसको अपने आर्म्स एक्सपोर्ट किए। इंडिया ने इसके सिवाय मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम को साइन कर रखा है, जो कि एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट है 35 नेशनों का, जिसमें इन्होंने इंश्योर किया है कि वो अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं मिसाइल्स की वो दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट नहीं करेंगी। इंडिया ने बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972 को साइन कर रखा है। एंड इसके सिवाय इंडिया ने 2009 में अपने सारे के सारे बायोलॉजिकल वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ देखें कि हिंदुस्तान एक रैशनल न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है और हिंदुस्तान कतई नहीं चाहता कि परमाणु प्रसार हो। लेकिन हिंदुस्तान का ये मानना है कि जो परमाणु अप्रसार की जो रिजीम है ये रैशनल होनी चाहिए, ये बराबरी की होनी चाहिए। जो ये बेनिफिट देती हैं कुछ विश्व ताकतों को गलत है, और ये आपको इंश्योर करना होगा कि ये परमाणु जो ये पूरा स्ट्रक्चर है ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेटरी नेचर ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।